भैया दुपट्टे को कलर करते थे और जो भी औरत अपने दुपट्टे को कलर करवाने के लिए लाती थी तो भैया उन्हें काले थैले में दुपट्टा डाल के देते थे और बदले में औरतें भैया को लाखों रुपए थमा देती। हालांकि कलर तो सस्ता होता था। एक दिन मैं अपना दुपट्टा लेकर भैया की दुकान पर चली गई, लेकिन मुझे देखते ही मेरे भैया का रंग फीका पड़ गया और दुपट्टे को बिना कलर किए ही भाई ने मुझे तुरंत डांट कर भेज दिया और बोला, अब हरगिज़ घर मत चली जाना, बल्कि बुआ के घर चली जाना। मैंने भाई की बात को मजाक समझा और घर आ गई। रात को जैसे ही सोने के लिए लेटी तो जान निकल गई, क्योंकि मैंने जब से आँख खोली थी तब से अपने परिवार को खुशहाली पाया था। हमारा एक साधारण परिवार था, लेकिन फिर भी अच्छे से गुजारा हो जाया करता था। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी, जबकि मेरी 2 बड़ी बहन और एक भैया थे, करण भैया। करण भैया को हम सब घर वाले बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि वही तो इस घर का इकलौते बेटे और भाई थे। और भैया भी हम सभी पे जान छिड़कते थे। लेकिन जैसे ही मैं 15 साल की हुई, मेरे पिताजी ने बिस्तर पकड़ लिया। पिताजी अस्थमा के पेशेंट थे और अब उनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अब अक्सर उनकी सांस फूलने लगती थी। वो कोई काम भी करने के काबिल नहीं रह गए थे और जो कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था वो उनकी बीमारी के इलाज में खर्च हो गया था। जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई थी। हम अचानक से बहुत गरीबी की ज़िंदगी में आ गए थे। पिताजी तो बिस्तर पर ही थे, लेकिन अचानक एक रात माँ हमें छोड़कर चली गई। ये सदमा हम सभी के लिए बहुत अचानक था और हम सभी स्तब्ध रह गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि उनको दिल का दौरा पड़ा था और वो जीवित नहीं रह सकीं। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि माँ के सबसे नज़दीक और करीब मैं ही थी। लेकिन किस्मत का लिखा तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। ऐसे में मेरे भाई बहनों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मुझे बहुत लाड प्यार दिया, जो माँ दिया करती थी। अब तो मैंने देखा कि हमारे भैया बहुत परेशान दिखाई देते थे। अचानक से सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जो आ गई थी, वो सारा दिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन कहीं से कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर अचानक एक दिन भैया बहुत खुश होकर घर आ गए। रेनू, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया हूँ। उनकी आवाज़ में खुशी की खनक थी। मैं भी भागते हुए कमरे से बाहर निकली और उनके हाथ से मिठाई झपट ली। अरे अरे, क्या है? अरे भाई, इसमें तो औरों का भी हिस्सा है। भैया मेरे पीछे भागने लगे। मेरी बड़ी बहन रुचि मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और मिठाई की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ भैया, कहाँ से लाए मिठाई? बस रुचि, तुम बहनों की प्रार्थनाएं रंग लाई हैं और मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर हम सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो कलर की दुकान पर दुपट्टे कलर करेंगे तो रुचि का चेहरा उतर गया। वो बोली, भैया आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, तो क्या अब आप ये काम करेंगे? वो उदास होकर बोली तो भैया भी गंभीर हो गए। देखो रुचि, ये मेहनत का काम है और मेहनत में शर्म कैसी? वो तो गुप्ता जी ने मुझे अपनी दुकान पर बैठने दिया है। बोले, जो दुपट्टा वगैरह तुम कलर करोगे उसकी सारी कमाई तुम्हारी होगी और जब तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे तब से मैं अपना हिस्सा ले लिया करूँगा। और देखो, आज ही मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई। सारा दिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। किसी को 50 रुपये वाला कलर करवाना था तो किसी को 100 वाला, और एक ने तो 200 वाली लिस्ट पकड़ा दी है। मैं तो सोच में पड़ गया। भैया हंसे तो हम सभी हंसने लगे और ये हमारी खुशी का पहला दिन था। उस दिन के बाद भैया रोज़ घर में बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे। बहुत जल्द उन्होंने अपना कर्ज भी उतार दिया था। इसी तरह हम फिर से गरीबी के चंगुल से बाहर आ गए थे। एक दिन था जब हमारे घर आटा तक भी नहीं था और अब भैया इतना राशन दिलवाते कि किचन में जगह भी नहीं होती। मैं तो बहुत खुश थी। मुझे मेरे पसंद के कपड़े भी मिलने लगे थे। फिर एक रात मैंने अपने भैया से कहा, भैया मुझे आपकी दुकान देखनी है। मेरी बात सुनने के बाद भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया था और उन्होंने मुझे कठोर शब्दों में कहा, खबरदार रेनू, अगर तुम तीनों में से एक जन भी मेरी दुकान पर आया तो। लेकिन क्यों भैया? मैंने आश्चर्य से पूछा। तो वो और भी क्रोधित हो गए। बस मैंने कह दिया है ना, वहाँ मुझे जानने वाले लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि करण की बहनें बाज़ारों में घूमती हैं। मैंने उनको कहा है कि हमारे घर की औरतें बाहर घूमा नहीं करती हैं। मेरा उतरा चेहरा देखकर फिर उनका स्वर थोड़ा नरम हुआ। तुझे जो चाहिए वो लाकर दूंगा और तुझे दुपट्टे कलर वाली डिज़ाइन की वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, फिर तुम खुद पसंद कर लेना। तब मैंने हाँ में गर्दन हिला दी तो वो चुप हो गए, लेकिन मैंने देखा वो बहुत देर तक गहरी सोच में खोए हुए थे। फिर कुछ दिन बाद रुचि और मीनल के लिए रिश्ते भी आ गए। भैया बहुत खुश थे। जो रिश्ता आया था वो दोनों भाई थे और बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी माँ और बहन को दोनों ही पसंद आ गई थी। असल में वो रिश्ता लेकर रुचि के लिए ही आए थे, लेकिन उनको मीनल भी पसंद आ गई थी।
इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों का रिश्ता तय कर दिया। मेरे भाई ने हाँ कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं की और पिताजी से इजाज़त लेकर उन दोनों की सगाई भी कर दी। घर में खुशी का माहौल था, हम सभी बहुत खुश थे, इतना अच्छा रिश्ता और अच्छे लोग मिले थे। जल्दी जल्दी शादी की तैयारी भी शुरू हो गई। भैया हमें बड़े बड़े मॉल में लेकर जाते और बहुत सारे पैसे देकर दहेज के लिए कीमती कपड़े पसंद करते थे। रुचि और मीनल बहुत मना करती, भैया ये बहुत महंगे हैं और हमें इनकी आदत भी नहीं है। तभी वो मुस्कुरा कर कहते कि अब तुम लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों के होने वाले पति बहुत अमीर परिवार से हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है उनका, तो तुम दोनों को अभी से उनके तौर तरीके अपनाने होंगे। तब वो चुप हो जाती। भैया ने उन दोनों के दहेज के लिए सोने के सेट, पायल सभी कुछ बनवा कर रख दिया था और इसके अलावा दहेज में टीवी, फ्रिज, एसी और घरेलू सामान दोनों के लिए ले लिया था। आस पड़ोस के लोगों को तो बहुत हैरत हुई थी कि इतना सारा दहेज और वो भी अच्छे से अच्छा, भला कैसे ये हुआ ये सब। कुछ लोग पूछते तो भैया कहते कि ये तो भगवान की देन है और सब चुप हो जाया करते। और फिर शादी का दिन भी आ गया। शादी हाल में चारों तरफ मेहमानों का मेला लगा हुआ था। शादी का हाल पूरे परिवार और बस्ती वालों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमानों का स्वागत करते करते मैं बहुत थक चुकी थी। मेरे पैर सुन्न हो गए थे और सिर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मजबूरन मैं स्टेज से उतरकर एक कोने की तरफ बढ़ी और एक कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ म्यूज़िक का शोर भी कुछ कम था। मेरे आगे कुछ औरतें बैठी थीं, लेकिन मैंने उनकी ओर पीठ कर ली ताकि वो मुझे पहचान ना सकें, वरना फिर कोई फरमाइश कर देंगी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। अब मुझे उन औरतें की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। ए शीला, ये करण के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो इतनी धूमधाम से शादी की है और इतना सारा दहेज भी दिया है? उनमें बैठी एक मोटी औरत बोली। और हाँ, देखो तो ज़रा, रिश्ता भी अपने से ऊँचे लोगों में किया है, भला इनका क्या जोड़? दूसरी महिला ने भी अपनी जलन निकाली। मैं बस अपनी उंगलियों से अपने सिर की मालिश कर रही थी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अरे बहन, मैं इसकी क्या बताऊँ? ये जो मनोरमा है ना, मेरी पड़ोसन, हाँ वही, उसने बताया कि वो पिछले महीने दुपट्टे पे कलर कराने के लिए करण की दुकान पर गई थी। वो तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ धड़ाधड़ औरतें आती हैं और करण उन्हें दुपट्टा काले झोले में डालकर देता है और बदले में वो ढेरों पैसे देकर जाती हैं। उनकी बात पर मेरा माथा ठनका था। अरे क्या बात कर रही हो? भला कलर के इतने पैसे कौन देता है? दूसरी औरतें मजाक उड़ाते हुए अंदाज में कहा। अरे बहन, कसम खा के मैं सच कह रही हूँ। मनोरमा भी कसम खाकर कह रही थी कि औरतें उसके हाथ में लाखों की गड्डियाँ देकर जाती हैं। पहली वाली औरत ने यकीन दिलाने की कोशिश की। हाँ बहन, ऐसा ही कुछ होगा, वरना इतना पैसा कहाँ से आता उसके पास? उनकी बातें सुनकर मैं अपना सिर दर्द भूल चुकी थी, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दुपट्टे के बदले में लाखों रुपए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो औरतें अभी भी उसी बात पर ही चर्चा कर रही थीं। मजबूर मैं वहाँ से उठकर चली आई। रुचि और मीनल दोनों ही विदा होकर अपने घर जा चुकी थीं। घर अचानक से बिल्कुल खाली खाली हो गया था। भैया तो रात को देर से घर आया करते और कभी कभी तो घर आते ही नहीं थे। अब बस मैं और पिताजी रह जाते थे। पिताजी तो दवाओं के नशे में बिस्तर पर पड़े रहते और मैं अपने घर के कामकाज निपटा के टीवी देखती रहती थी। लेकिन अब मैं बहुत परेशान थी। भला शादी में औरतें क्या बात कर रही थीं? क्या ये बात सच थी या फिर वो लोग जलन के मारे ये सब बातें फैला रही थीं? लेकिन फिर भी मेरा दिल संतुष्ट नहीं था और तभी मैंने अपने भैया की दुकान पर जाने का फ़ैसला किया। करीब 1 साल पहले मेरे भैया ने गरीबी से तंग आकर ये काम शुरू किया था। तो ऐसा हो सकता था क्या कि सिर्फ दुपट्टे कलर के बदले लाखों रुपए औरतें भैया को देकर चली जाएं? इसी बात का पता लगाने के लिए आज मैं भैया की दुकान पर आ गई थी, ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। या तो लोगों को कोई गलतफहमी हो गई थी या फिर कहानी कुछ और ही थी। लेकिन जैसे ही मैं भैया की दुकान पर दाखिल हुई तो मुझे देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो तुरंत दाएं बाएं देखने लगे। मैंने महसूस किया कि उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। भैया ने मुझसे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो मैंने आराम से कहा, भैया दुपट्टे को कलर करवाने आई हूँ यहाँ पर। हर कोई इसी काम के लिए तो आता है ना। भैया ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो मैंने कहा, मुझे अपने दुपट्टे कलर करवाने थे, तो मैंने सोचा कि आप ही से करवा लूँ। दूसरी दुकान पर जाऊँगी तो पैसे खर्च होंगे, आप तो मेरे भाई हैं, फ्री में कर देंगे, मैंने मजाक में कहा। लेकिन भैया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो हद से ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। उनके माथे पर पसीना आ गया था, जबकि उस वक्त दुकान में उनके अलावा और कोई था ही नहीं। भैया ने कहा, तुम्हें मना किया था ना, तुम्हारी समझ में बात नहीं आई?
अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और फिर दोबारा कभी मेरी दुकान पर मत आना। वो चबा चबा कर बोल रहे थे। उनका लहजा मुझे डरा रहा था। भले ऐसी भी क्या बात हो गई थी? भैया ने तो कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। मेरे दुपट्टा वाला थैला में भैया ने मुझे वापस पकड़ाया और मेरे दुपट्टों को कलर भी नहीं किया और मुझे घर जाने को कहा। मैं जाने लगी तो एकदम से उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर मुझसे कहने लगे, अपने घर नहीं जाना, सीधा बुआ के घर चली जाना। उनकी बात सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई थी। भला मैं क्यों बुआ के घर जाऊंगी? मुझे अभी रात का खाना बनाना था और बुआ जी का घर यहाँ से बहुत दूर था। मुझे लगा भैया मजाक कर रहे हैं। मैंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और मैं दुकान से बाहर चली गई। पहले तो मैंने सोचा कि बुआ के घर चली जाऊं, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि बुआ का घर बहुत दूर था, काफ़ी चलना पड़ता, तो मेरे पैर भी दुखने लगते और मुझे घर जाकर खाना भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि अगर बुआ के घर चली गई तो फिर बातों में लग जाऊंगी और फिर लौटते लौटते देर हो जाएगी। मुझे बहुत निराशा हुई थी कि जिस मकसद से मैं अपने भैया की दुकान पर गई थी वहाँ मुझे वैसा कुछ नहीं नज़र आया। मुझे यकीन हो गया था कि लोग जलन और ईर्ष्या के कारण ऐसी बातें फैलाते हैं, क्योंकि जब तक मैं दुकान में खड़ी थी तब तक कोई भी रहस्यमय किस्म की औरत वहाँ नहीं आई थी। लेकिन एक बात जिसने मुझे संदेह में डाल दिया था वो था मेरे भैया का रवैया। खैर, मैंने सोचा कि शायद उन्हें अपनी बहन का दुकान पर आना पसंद नहीं आया था और इसलिए उन्होंने गुस्सा किया। लेकिन मुझे बुआ के घर जाने के लिए क्यों कहा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। खैर, अपनी बुआ के घर जाने के बजाय मैं अपने घर की ओर जा रही थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही थी। मैंने अपने शरीर को काली चादर से ढक लिया था। मैं घर पहुंच गई थी। घर आकर मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और अपने काम पे लग गई। आज रात का खाना बनाना था, लेकिन खाना बनाते वक्त मैं सोच रही थी आखिर ऐसी क्या बात थी कि भैया इतना परेशान हो गए थे और मुझे बुआ के घर जाने को कह रहे थे। पहले मैंने सोचा कि भैया को बता दूं कि मैं सीधा घर आ गई, लेकिन फिर सोचा कि भैया गुस्सा करेंगे, उन्होंने मुझे बुआ के घर जाने के लिए कहा था और मैं सीधा घर आ गई। घर आकर सबसे पहले भैया ने मुझसे पूछा, बुआ के घर गई थी ना? तो मैंने ना में सिर हिला दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और खाना खाने के बाद वो जल्दी में फिर से बाहर चले गए और मुझसे कहा कि दरवाजे को कुंडी लगा दो, शायद मैं आज रात घर नहीं आ पाऊँगा। अक्सर ऐसा होता था कि भैया कभी कभी बाहर चले जाते थे और पूरी रात घर नहीं आते थे। घर पर पिताजी थे जो बिस्तर पर पड़े थे। वो चलने फिरने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे सहारा था। पिताजी सो चुके थे। वैसे भी उनकी दवा में नशा होता था, इसलिए वो ज़्यादातर आराम ही करते थे। मैं भी कामकाज ख़त्म करके अभी लेटी ही थी, तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और ज़ोर से दबा दिया। मैं इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और थोड़ा सा भी प्रतिकार भी ना कर सकी, क्योंकि मुझे ज़ोर का चक्कर आया और फिर मुझे कुछ होश ही ना रहा। भैया की दुकान पर जाकर मुझे कोई सुराग तो ना मिला, लेकिन वापसी पर रात को जो कुछ भी हुआ वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा पाया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। मेरा मुंह भी बंधा हुआ था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने रस्सी खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत मजबूती से बांधा गया था। काफ़ी देर बाद जाकर दरवाज़ा खुला। दरवाजे से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उनमें एक लड़की भी थी। वो लोग मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक ने कहा, इसका मुंह तो खोलो ताकि जवाब तो दे सके। तभी उस लड़की ने मेरा मुंह खोल दिया। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने घबरा के सवाल किया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह काँप रहा था। ना जाने कौन लोग थे, मुझे यहाँ क्यों लाए थे। हे भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। तरह तरह के ख्याल मेरा दिल दहलाते जा रहे थे। चुप रहो, सवाल हम करेंगे, तुम नहीं, समझी? एक आदमी ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा तो मैं डर के काँपने लगी। हम सीआईडी से हैं और तुम हमें बताओगी अपने उस काम के बारे में जो तुम अपने गैंग के साथ मिलकर करती हो। इस बार बड़ी मूँछों वाले दूसरे आदमी ने पूछा। सीआईडी? मैंने हकलाते हुए बोला, मगर मेरी गलती क्या है? मैंने पूछा तो आदमी कुर्सी पर झुक गया और उस लड़की से बोला, इसे तो अपनी गलती ही नहीं पता, कितनी मासूम है बेचारी। वो दोनों हंसने लगे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पूछा, तुम आज दुपट्टे कलर करने वाली दुकान पर गई थी ना? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। हाँ, गई थी साहब। मैंने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। गुड, अब बताओ वहाँ क्या डील हुई तुम्हारी? कैसी डील? वो तो मेरे भैया की दुकान है और मैं अपने दुपट्टे कलर करवाने गई थी, जो कि भैया ने किए ही नहीं और मुझे वहाँ से निकल जाने को कहा। मैंने जल्दी उनको सब कुछ बता दिया। वो सभी एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगे। ये किसे उठा लाए हो तुम लोग? बड़ी बड़ी मूँछों वाला भयंकर आदमी गुस्से में लग रहा था। सर, अब तो मामला और आसान हो गया।
ये तो उस दुपट्टे कलर करने वाली की बहन है, अब तो वो खुद हमारे हाथ आएगा। वो लोग काफ़ी देर तक आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत तो बदलती जा रही थी। आखिर वो क्या कह रहे थे? ठीक है सर, आप चिंता ना करें, हम अभी उससे संपर्क करते हैं। अब तो वो हमारे काबू में आ ही जाएगा। और फिर 2 घंटे बाद मैंने देखा कि और 2 लोग इस कमरे में दाखिल हो चुके थे, और मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही न रही, क्योंकि उनके साथ मेरे भैया करण भी थे, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। भैया, मैं ज़ोर से चिल्लाई। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उन लोगों ने भैया की पट्टी खोली तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझसे नज़रें चुराकर उन लोगों के आगे हाथ जोड़ने लगे। भगवान के लिए मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। भैया उनसे दया की भीख मांग रहे थे। कुछ ही पल में उनको भी कुर्सी से बांध दिया गया। हाँ मिस्टर करण, हम आपके मुंह से सच ही सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी बहन यहीं रहेगी, क्योंकि हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब आप बताएं, आप दुपट्टे कलर करने के अलावा और क्या काम करते हैं? भैया की आंखों से आंसू निकल पड़े थे और उन्होंने बताना शुरू किया। मेरे पिताजी की बीमारी के बाद मैं बहुत चिंतित था। उनकी दवाइयों का खर्चा और माँ के अंतिम संस्कार आदि पे बहुत खर्चा हो गया था। इसलिए मैं कर्ज के बोझ तले पूरा दब गया था। मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हर जगह देख लिया, मगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि मेरे घर पे एक टाइम के खाने की नौबत आ गई। फिर एक दिन जब मैं फुटपाथ पर बहुत परेशान होकर बैठा था, तो मेरा दिल किया कि हाथ आगे करके भीख मांग लूँ। कम से कम अपनी बहनों के लिए रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन उसी समय एक लड़की मेरे पास से गुजरी। मैंने उसके सामने हाथ फैला दिए। बहन, मेरी मदद कर दो। मेरे घर में 3 बहनें 2 दिन से भूखी हैं। न जाने कैसे मैंने अपने स्वाभिमान को मार के उसके आगे हाथ फैला दिया था। वो लड़की आश्चर्य से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैंने हर जगह कोशिश कर ली, कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरा सिर झुका हुआ था। तब उस लड़की ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा और अपनी कार में बिठाकर एक ऐसी जगह ले गई जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। वहाँ ज़्यादातर औरतें ही थीं। उसने मुझे एक आदमी से मिलवाया और कहा, ये बहुत ज़रूरतमंद है और कहता है कि कुछ भी करेगा। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, बस एक दुपट्टे कलर करने की दुकान पर बैठना है, जहाँ कुछ लड़कियाँ आया करेंगी और अपने दुपट्टे साथ लाएंगी। तुम्हें उनको हमारा कुछ सामान देना है और बदले में वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगी, जिसमें से आधी रकम तुम्हारी होगी। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गया था। ये काम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे कभी भी किसी मुश्किल में फंसने नहीं देंगे। मुझे बस एक काला थैला दिया जाएगा, जिससे मैं खोल कर भी नहीं देख सकता। बस उसमें दुपट्टा डालकर उस लड़की को देना था, जो पैसे देकर जाएगी। ज़ाहिर तौर पर ये एक कलर करने की दुकान थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था, जिसके बारे में मुझे भी आज तक पता नहीं चल सका था। लेकिन ये गैर कानूनी था, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। लेकिन मैं इतना मजबूर हो चुका था कि उस वक्त अगर वो बंदा मुझे किसी के यहाँ चोरी करने को भी कहता, तो हो सकता था कि मैं वो भी कर देता। भैया की आवाज़ काँप रही थी। उनके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। वो मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे। सर, मैं दोषी हूँ, बस मेरी बहन को छोड़ दो। ये बेकसूर है, इसे कुछ भी नहीं मालूम। वो फूट फूट कर रोने लगे थे। पांडे, गिरफ्तार कर लो इसे, और अब ये केस कोर्ट में जाएगा। अब आगे की कार्रवाई करने का पुलिस का काम है, वो मूंछ वाला आदमी कहता जा रहा था। करण, तुम्हें हम सरकारी गवाह के रूप में इस्तेमाल करेंगे, अगर तुम उन लोगों का ठिकाना बता दोगे तो। जी, मैं सब कुछ बता दूंगा, बस मेरी बहन को जाने दीजिए। वो फिर से बोले। उनका सिर झुका हुआ था और आंसू बह रहे थे। उस लड़की ने मेरे हाथ पैर खोले और मुझे उठाया। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, उसने मुझे आगे चलने के लिए कहा, और मैंने अपने भैया को गले लगा लिया। भैया, ये आपने क्या कर दिया? मैं रोने लगी थी। भैया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोले, यहाँ से चली जाओ रेनू, और ये बात किसी को मत बताना कि रात को तुम घर पर नहीं थी। तुम्हें मेरी कसम। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना ही मुझसे कहा, और वो लड़की मुझे खींचती हुई चली गई। मैं घर आ गई थी। वादे के मुताबिक मैंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी कि कल रात क्या हुआ था। लेकिन सच तो ये था कि हम फिर से बेबस और लाचार हो गए थे। भैया को 5 साल की सज़ा हो गई थी, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी काम किया करते थे और भैया की दुकान पर उनका गैर कानूनी धंधा चलता था। पुलिस को इसकी खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो औरतें हमेशा उन्हें चकमा देकर गायब हो जाती थीं, जबकि दुर्भाग्य से मैं उनके हाथों में आ गई थी। अब हमें बस उस दिन का इंतज़ार था जब भैया जेल से वापस आते। काश भैया सिर्फ दुपट्टे कलर करके ही गुजारा करते, हराम का तो ना कमाते। सच कहते हैं, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।